उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्यों के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वास्तव में ये सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है। अगर हम पीछे के वीडियो में जाएं, एक तो आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो देखने से पहले पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखें। हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा उसके पतन का कारण, और हमने कहा कि इसके पतन के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से सबसे जो प्रमुख कारण था वो था आर्यों का आक्रमण। यानी आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया। आर्य सबसे पहले आए थे सप्तसिंधु प्रदेश में। सप्तसिंधु प्रदेश क्या है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो शहर बसे हुए थे, जो नगर बसे हुए थे, उन नगरों को बोलते थे सप्तसिंधु प्रदेश। यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। आर्य यहाँ पर आए और आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण करके उस तात्कालिक सभ्यता को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर एक नवीन सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन इस सभी घटनाक्रम की जानकारी या उस कालखंड में आर्यों ने क्या किया, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजा कैसे होते थे, उस समय का जीवन कैसा था, उसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसलिए हम इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जो है इसको, या वैदिक काल है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य 1500 ईसा पूर्व में भारत आते हैं, 1500 ईसा पूर्व, और 1500 से लगा करके और 1000 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है या जो काल है उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या फिर 1000 हम बीसी बोल सकते हैं। बीसी का मतलब यहाँ पर है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो ये जो काल है ये है ऋग्वैदिक काल। हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? यानी आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में विद्वानों के अंदर मतभेद है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनका ये मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। आर्य जो है वो मूल रूप से तिब्बत की एक जाति थी और वहाँ से आर्य आए और उन्होंने भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करके और वहाँ पर एक नवीन सभ्यता का निर्माण किया। बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, जबकि अरली कल्ला का यह मत है कि आर्य हिमालय से आए थे, यानी कश्मीर से आए थे। लेकिन इन सभी मतों में जो सर्वाधिक प्रचलित या जो सर्वाधिक स्वीकार्य मत है वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर एक अंग्रेज इतिहासकार, इनका ये मानना है कि आर्य मध्य एशिया की एक जाति थी, यानी आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो आपको ध्यान रखना है आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे या मध्य एशिया की एक जाति थी। अब इसके बाद हमने अभी बताया आपको कि आर्य जो है वो सर्वप्रथम कहाँ आए थे। आर्य सबसे पहले
सप्त सिंधव प्रदेश, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो नगर बसे हुए थे, जहां पर पहले से भारत में एक सभ्यता विकसित थी, नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और वहां पर इन्होंने उस सभ्यता को नष्ट किया और नवीन सभ्यता का निर्माण किया, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, वो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। सबसे अधिक महत्व की नदी थी सिंधु, क्योंकि ये उसी के आसपास बसे हुए थे। लेकिन आर्यों के लिए जो सबसे पवित्र नदी होती थी वो होती थी सरस्वती। जैसे आज वर्तमान में सबसे पवित्र नदी हम मानते हैं गंगा को, उसी प्रकार आर्यों के लिए सबसे जो पवित्र नदी होती थी वो होती थी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है नदी तमा। नदियों में जो उत्तम नदी है वो है नदी तमा, यानी सरस्वती। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में सरस्वती को किस नाम से पुकारा गया है, तो वो है नदी तमा। ठीक है। अब ऋग्वेद के अंदर गंगा और सरयू, गंगा नदी और सरयू नदी जिसके किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है, उस नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में केवल और केवल एक बार मिलता है, जबकि यमुना नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर 3 बार मिलता है। तो यहाँ से भी कई बार आरपीएससी प्रश्न बना सकती है कि ऋग्वेद के अंदर गंगा और सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, केवल एक बार ऋग्वेद में गंगा या सरयू नदी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जबकि यमुना नदी का हमें उल्लेख मिलता है, वो मिलता है 3 बार। ठीक है। तो ये तो होगी आर्यों की भौगोलिक स्थिति और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें और क्या मिलता है, और हमें मिलता है हिमालय की चोटी का उल्लेख। हिमालय की एक महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है मूजवंत। मूजवंत का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। मूजवंत किसके लिए प्रसिद्ध है? मूजवंत फेमस है सोमरस के लिए, यानी यहाँ से सोमरस हमें प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, हिमालय की चोटी मूजवंत का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर, और मूजवंत प्रसिद्ध है सोमरस के लिए। इसके अलावा ऋग्वेद में सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उस समय उनका नाम कुछ और था। हम वर्तमान में जिस नाम से हमें उनको जानते हैं, उनका नाम ऋग्वेद के अंदर कुछ और ही हमें प्राप्त होता है। जैसे एक नदी है रावी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है जो हमें ऋग्वेद में मिलता है वो है परुष्णी नदी। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि हड़प्पा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, और इसमें आपको दे दे सतलज, व्यास, चिनाब और परुष्णी। तो आप ये सोचने लग जाओ कि ये नदी तो हमने कहीं पढ़ी नहीं है। तो ध्यान रखना है, परुष्णी जो है वो रावी नदी का ही प्राचीनतम नाम है। आज हम वर्तमान में इसको रावी नदी के नाम से जानते हैं, जबकि इसका ऋग्वेदिक कालीन जो नाम है वो है परुष्णी। इसके अलावा सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री हमें मिलता है, व्यास का हमें विपाशा मिलता है, चिनाब का हमें अस्कनी मिलता है, झेलम का वितस्ता और गंडक नदी का हमें मिलता है सदानीरा। तो ये प्राचीन नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, सीधे सीधे पूछ सकते हैं या फिर सुमेलित करने वाले प्रश्नों में भी पूछ सकते हैं, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। ठीक है, ये तो हो गई आर्यों के बारे में सामान्य जानकारी जो कि ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अब हमने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि किसी भी सभ्यता के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें उसकी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता की या ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पर ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। इसके अलावा जो आर्य है वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, यानी आर्य कहीं पर भी एक निश्चित स्थान पर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते थे। हम कह सकते हैं कि यह घुमक्कड़ प्रजाति थी। इसीलिए आर्यों के लिए जमीन का कोई महत्व नहीं था, और जब जमीन का कोई महत्व नहीं होगा तो वहाँ पर खेती का यानी कृषि का विकास नहीं होगा, और न ही किसी क्षेत्रगत साम्राज्य का विकास होगा। तो आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनके लिए जमीन का कोई महत्व नहीं था, और क्षेत्रगत साम्राज्यों का विस्तार भी उस समय नहीं हुआ था। तो यह आपको ध्यान रखना है। उस समय युद्ध जो होते थे वो केवल और केवल गाय और घोड़े के लिए लड़ा जाता था। हम आगे जब इसकी आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि उस समय के नागरिकों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। लेकिन चूंकि आर्य एक स्थान पर रहकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, ये लोग घूमते रहते थे। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमेंगे तो वहाँ पर किसी भी एक निश्चित स्थान पर खेती का विकास नहीं होगा। खेती करते थे केवल अपने जीवन यापन के लिए। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अनाज प्राप्त नहीं होता था, और न ही इनके लिए जमीन का कोई महत्व था, इसलिए क्षेत्रगत साम्राज्यों का विकास भी नहीं हुआ था। युद्ध होता था वो भी मुख्य रूप से गाय और घोड़े के लिए होता था। राजा जो था उसको ऋग्वेद में गोप या जनस्य गोप कहा गया है। राजा के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, और वो शब्द है गोप। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो गोप शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है राजा के लिए। इसके अलावा राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, यानी राजा जो होता था वो कबीले का मुखिया होता था, और कबीले के जो लोग हैं वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को, या जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता था, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता था, उसी व्यक्ति को राजा बना देते थे। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, किसी भी व्यक्ति को राजा नियुक्त कर देते थे, उसका पद वंशानुगत नहीं था। कंपेयर कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से। वहाँ हमने पढ़ा कि हमें उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। फिर जब हम आते हैं ऋग्वेदिक काल में तो हम कहते हैं कि राजा का पद वंशानुगत नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे जब उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ पर आते आते राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। तो यहाँ पर राजा का पद वंशानुगत नहीं है। राजा को जो भी उपहार प्राप्त होता था उस उपहार को हम कहते थे बलि। यानी उस समय कर व्यवस्था नहीं थी, जनता से कर नहीं वसूलते थे। केवल जो सक्षम हैं वही अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से राजा को उपहार भेंट करते थे, और उपहार को हम कहते थे बलि। ठीक है, राजा को दिया गया जो उपहार है उस उपहार को कहा जाता था बलि। इसके अलावा राजा की सहायता करने के लिए कुछ मंत्री होते थे। उन मंत्रियों को हम सामूहिक रूप से कहते हैं रत्निन। राजा की सहायता के लिए जो मंत्री होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। अब मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से मंत्री होते थे? तो इसमें होता था स्पष्ट। स्पष्ट मंत्री कौन था? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, उसको हम कहते थे स्पष्ट। इसके अलावा दुर्गजुपति था, यानी किलों का जो मुखिया होता था उसको कहते थे पूरब। गोचर भूमि का जो प्रमुख था उसको बोलते थे वज्रपति। और वैदिक कालीन जो न्यायाधीश था उसको बोलते थे प्रश्न विनाग।
तो एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता के गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? तो आ सकता है स्पष्ट, पूरक, वज्रपति या प्रश्न तो आप ध्यान रखना, आपको गुप्तचर विभाग का प्रमुख स्पष्ट था, दुर्ग प्रमुख जो था वो पूरक था, गोचर भूमि का प्रमुख वज्रपति और न्यायाधीश जो था वो था प्रश्न। तो ये हुई सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। अब राजा की सहायता करने के लिए कुछ संस्थाएं थी। उन संस्थाओं में सबसे जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विद्वत। विद्वत ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था थी और ऐसा अनुमान है कि ये जो संस्था है ये लूट के माल का आपस में बंटवारा करती थी। इसके अलावा सेकंड जो है वो है सभा। सभा है वो वर्ग और अभिजात लोगों का समूह होता था, यानी जो कुलीन लोग थे, जो वरिष्ठ लोग थे, उनका जो समूह होता था उसको हम बोलते थे सभा के नाम से। और समिति ये मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों का समूह थी, यानी जनता के द्वारा भेजे गए जो लोग थे जो कि राजा पर नियंत्रण करते थे, वो जो समूह था उसको हम बोलते थे समिति। सभा और समिति में से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियां भी कहा गया है। ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। समिति राजा पर नियंत्रण का कार्य करती थी। हमने कहा कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यानी कबीले का जो मुखिया होता था उसी को ही हम राजा बोलते थे या उसको हम गोप बोलते थे। जनक से गोप या फिर गोप हम उसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा का जो पद है वो सर्वशक्तिमान है। राजा का जो निर्णय है उसको प्रभावित करने वाली संस्थाएं थी सभा और समिति, यानी ये राजा को सलाह देती थी और उसको परामर्श देती थी। समिति का जो प्रमुख था उसको हम बोलते थे ईशान। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। अब 3 और इकाइयां हैं राजनीति की, यानी जो ऋग्वेदिक कालिक जो राजनीतिक व्यवस्था है वो विकेंद्रित है, यानी उसको समूहों में या फिर इकाइयों में बांटा गया है। जैसे सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी वो थी ग्राम। ग्राम क्या था? ग्राम कुछ परिवारों का समूह होता था। परिवारों का जो समूह था उसको कहते थे ग्राम। फिर जो ग्राम का समूह था, गांवों का जो समूह था उसको कहते थे विस, और जो विसों का समूह था उसको बोलते थे जन। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं परिवारों का जो समूह होता है वो होता है गांव या तहसील। तहसीलों का जो समूह होता है वो होता है जिला, और जिलों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं राज्य। ठीक ऐसी ही व्यवस्था आज से 2500 वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व ऋग्वेदिक काल में थी। ऋग्वेदिक काल में राजनीति की सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ग्राम क्या था? परिवारों का समूह। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसको कहते थे ग्रामणी। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। इसके बाद विस, ये था ग्रामों का समूह। इसका प्रमुख उसको कहते थे विसपति, जबकि विसों का जो समूह था उसको बोलते थे जन, और जन का जो प्रमुख होता था वो राजा स्वयं होता था। इसीलिए राजा को जनस्य गोप भी कहा जाता है। तो राजा स्वयं जन का प्रमुख होता था। तो ये 3 राजनीतिक इकाइयां हैं, ग्राम, विस और जन। आपको इनके प्रमुख के बारे में ध्यान रखना है। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी है, विस का प्रमुख यहाँ पर विसपति, और जन का प्रमुख गोप यानी राजा स्वयं होता था। तो ये कुछ संस्थाएं हो गई, विद्वत, सभा और समिति, और कुछ राजनीतिक इकाइयां हैं ग्राम, विस और जन। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और है इसमें। ऋग्वेद के अंदर राजा और पृथ्वी शब्द का उल्लेख केवल और केवल एक बार मिलता है, जबकि ऋग्वेद के अंदर देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है।
आज हम जो कहते हैं कि भारत राष्ट्र, ये राष्ट्र शब्द हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये सबसे पहले हमें मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है। एक और पॉइंट है कि परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार के मुखिया के लिए एक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, वो है कुलप। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है कि परिवार के मुखिया के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, या कुलप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है? तो वो परिवार के मुखिया के लिए किया गया है। ये हो गई उस समय की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति के बाद में हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति, सबसे पहले ऋग्वेदिक जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ऋग्वेदिक काल का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी पिता की जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। महिलाओं की स्थिति यहाँ पर सम्मानजनक थी, यानी अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की भी रचना की है। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद की जो 8वां मंडल है, उस 8वें मंडल के अंदर कुछ हमें विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। अपाला, घोषा, सिक्ता, कक्षावर्ती, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। तो उन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की है। इसके अलावा जो महिलाएं होती थी वो सभा और समिति में भाग लेती थी, यानी उनको राजनीति करने का भी अधिकार था। इसके अलावा एक हमें महिला मिली है जो कि एक योद्धा भी है, विस्फला नाम की एक महिला है जो कि एक योद्धा महिला है। इसका मतलब यह है कि उस समय की जो महिलाएं हैं वो युद्ध में भी भाग लेती थी। तो राजनीतिक स्थिति के बारे में सबसे पहले सामाजिक स्थिति, समाज पितृसत्तात्मक था। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं होकर के कर्म आधारित थी। यानी जिस प्रकार का व्यक्ति का कर्म था उसी प्रकार का उसका वर्ण था। यानी जो व्यक्ति शिक्षा लेने का या शिक्षा देने का कार्य करता था, यानी जो ज्ञान देता था, वो था ब्राह्मण। इसके अलावा जो सीमा पर राज्य की सुरक्षा का कार्य करता था वो क्षत्रिय होता था। जो व्यापार करता था वो वैश्य था, और जो सेवा करता था उसको शूद्र कहा जाता था। तो काम के अनुसार उस व्यक्ति का वर्ण था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की भी रचना की है। महिलाएं सभा और समिति में हिस्सा लेती थी। एक है अमाजु। ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग मिलता है अमाजु। अमाजु क्या है? अमाजु आजीवन अविवाहित रहकर विद्याधन करने वाली महिला को कहा जाता था। कोई भी महिला जो कि जीवन भर विवाह नहीं करती थी और केवल विद्याधन का कार्य करती थी, ऐसी महिला के लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। विस्फला एक योद्धा महिला होती थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु कि ऋग्वेदिक कालिक जो समाज था उस समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था। यानी उस समय विधवा दूसरा विवाह कर सकती थी। बहुपत्नी का मतलब है कि एक से अधिक पत्नी रखने का या एक से अधिक शादियां करने का उस समय अधिकार होता था। नियोग प्रथा का मतलब यह है कि अगर किसी राजा को किसी रानी को अगर पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह किसी सैनिक के साथ या किसी योग्य व्यक्ति के साथ रह करके और पुत्र प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। इसके अलावा बाल विवाह, प्रदा प्रथा और
सती प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। ठीक है, यानी इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां उस समय तक समाज में नहीं आई थी। बाल विवाह नहीं था, प्रदा प्रथा नहीं थी और सती प्रथा नहीं थी। इसके बाद है आर्थिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? हमने पढ़ा था कि उस समय की आर्थिक स्थिति कृषि पे आधारित थी, लेकिन वैदिक कालिक या ऋग्वैदिक कालीन जो आर्थिक स्थिति है उसका सबसे पहला पॉइंट यह है कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पर आधारित थी, यानी आर्य मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य करते थे। आर्यों का जो प्रमुख पशु था वो था गाय और घोड़ा। गाय और घोड़ा उनके प्रिय पशु थे। खेती ये बहुत कम करते थे, क्योंकि हमने बताया कि ये जो है एक स्थान पर रहकर कहीं पर भी निवास नहीं करते थे, घूमते रहते थे। तो जब घूमते थे तो इनके लिए खेती जो है वो बहुत कम होती थी। केवल ऋग्वेद में 24 बार, ऋग्वेद में केवल 24 बार खेती शब्द का या कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है। उसमें से भी प्रमुख रूप से कृषि शब्द का उल्लेख केवल और केवल 3 बार मिलता है। इसके अलावा बाकी वही बातें हैं जो कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ी थी कि ये लोग व्यापार करते थे। व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय द्वारा होता था, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन अभी भी नहीं हुआ था। व्यापार के लिए ये गाय या निष्क का प्रयोग करते थे, यानी व्यापार के लिए जो मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग करते थे या निष्क। निष्क क्या है? निष्क है गले में पहनने जाने वाला सोने का जो आभूषण होता था उसको कहते थे निष्क। एक सोने का आभूषण था जिसको गले में पहनते थे, इस आभूषण को बोलते हैं निष्क। तो इसका प्रयोग भी व्यापार करने के लिए एक मुद्रा के रूप में किया जाता था। इसके अलावा कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, जैसे एक शब्द है अयस। अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है तांबा या फिर कांसे के लिए। तांबे या कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है युद्ध के लिए। गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है युद्ध के लिए। अष्टकर्णी, औधन्या और अघन्या ये शब्द प्रयोग में लिए गए हैं गाय के लिए। बेकनाट शब्द का प्रयोग हुआ है ऋणदाता के लिए। कुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है उधार लिया गया ऋण, और कुसीदवर्ती उधार दिया गया ऋण। तो ये शब्द भी कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि भाई अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है, तो वो तांबा और कांसे के लिए हुआ है। गविष्टि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है? गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है युद्ध के लिए। ठीक है, अष्टकर्णी, औधन्या, अघन्या ये शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। या फिर उल्टा पूछ लेते हैं कि गाय के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा बेकनाट शब्द का प्रयोग हुआ है ऋणदाता, जो कि ऋण देता था। ऋण देने वाला जो व्यक्ति था उसको बोलते थे बेकनाट, और कुसीद बोलते थे उधार लिया गया ऋण। किसी से अगर आप धन उधार लेते हो तो उस धन को बोलते थे कुसीद, जबकि उधार जो दिया गया ऋण था उसको बोलते थे कुसीद वर्ती। तो ये हो गई ऋग्वेदिक काल की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के बाद अब हम पढ़ते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति ठीक वही जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। ये लोग भी प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। और बहुदेववाद का मतलब है एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, और ये इस समय के जो लोग थे वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, यानी ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में ये इनका विश्वास नहीं था। तो प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे, एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे। उसमें से जैसे एक देवता का उल्लेख इसमें मिलता है ऋग्वेद के अंदर, वो है धोस। धोस सबसे प्राचीनतम देवता इसको ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो है इंद्र। इंद्र को ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। ऋग्वेद के अंदर इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का 250 बार उल्लेख मिलता है, जबकि इस समय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो था अग्नि। अग्नि को मनुष्य और देवता के
मध्यस्थ माना गया था, यानी अग्नि के माध्यम से उस समय के लोग देवता को प्रसन्न करने का कार्य करते थे। इसलिए अग्नि को दोनों के मध्यस्थ माना गया है, यानी अग्नि के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति किसी अपने जो प्रिय देवता है उसके पास पहुंच सकता है या अपनी बात पहुंचा सकता है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो अग्नि है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो है वरुण। वरुण को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे प्राचीनतम देवता धोष है। सबसे महत्वपूर्ण देवता नंबर 1 पोजीशन पे है इंद्र। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वरुण। ठीक है, वरुण को ऋत का नियामक माना गया है। ऋत का नियामक, ऋत का नियामक, ऋत क्या है? ऋत है इस जगत की भौतिक, नैतिक और जो कर्मकांडी व्यवस्था है, संसारिक जगत की भौतिक, नैतिक और कर्मकांडी व्यवस्था को ऋग्वेद के अंदर ऋत कहा गया है और वरुण को कहा गया है इन सब पर नियंत्रण करने वाला। यानी वरुण वो देवता है जो जगत की भौतिक, नैतिक और कर्मकांडी व्यवस्था को नियंत्रित करता है या चलाता है। ठीक है, इसलिए वरुण को ऋत का नियामक कहा गया है। इसके अलावा पूषण पशुओं का देवता है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो आर्य पशुपालन करते थे और इनके गाय और जो घोड़ा है वो इनके प्रिय पशु थे। तो इनको बीमारियों से बचाने के लिए ये एक देवता की पूजा करते थे और उस देवता का जो नाम था वो था पूषण। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो बातें हैं जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ी है वो सेम ही है कि यज्ञ करते थे, जादू टोने में विश्वास करते थे, योग प्राणायाम करते थे, पशुओं की बलि चढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें सेम है। ये हो गई इसकी धार्मिक स्थिति और इसी के साथ ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है। यहाँ पर केवल आपको इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, उस समय का ये जीवन किस प्रकार से था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।